कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करेंगे। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो आपका आंसर है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 4 भाग हैं। ध्यानाकर्षण शिविर किन कक्षाओं के लिए आयोजित किए जाएंगे? ध्यानाकर्षण शिविर 3 से 8 की कक्षाओं के लिए आयोजित किए जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण में कुल 15 प्रश्न होते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो उच्च स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल 25 प्रश्न होंगे। ध्यानाकर्षण शिविर कब आयोजित करना चाहिए? ध्यानाकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में आयोजित करना चाहिए। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा? तो ध्यानाकर्षण शिविर 50 दिनों का होगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकों की संख्या कितनी है? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण तकनीकों की संख्या 18 है। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी किस भाग में दी गई है? तो ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी भाग 4 में दी गई है। ध्यानाकर्षण शिविर की कार्ययोजना को कितने सप्ताह में बांटा गया है? तो ध्यानाकर्षण शिविर की कार्ययोजना को 7 सप्ताह 1 दिन में बांटा गया है। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विषयवार नमूने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में हैं? तो ये भाग 4 में है। ध्यानाकर्षण शिविर की कार्ययोजना रोचक प्रस्तावना शिक्षण तकनीकी का प्रयोग किस सप्ताह में किया जाता है? तो प्रथम सप्ताह में किया जाता है। PRE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PRE का फुल फॉर्म प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है। विषयवार अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण किस भाग में दर्शाए गए हैं? तो विषयवार अधिगम परिणाम प्रगति विवरण भाग 4 में दर्शाए गए हैं। ध्यानाकर्षण शिविर समय सारणी में विद्यार्थियों के कितने समूह की बात की गई है? तो ध्यानाकर्षण शिविर समय सारणी में विद्यार्थियों के 3 समूह ABC की बात की गई है। ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में है? तो ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 में है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में कक्षा शिक्षण तकनीक की चर्चा की गई है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल क्यों उपयोगी है? तो रिमीडियल टीचिंग के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है। लर्निंग गैप क्या है? तो लर्निंग गैप जो है वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा के लिए निर्धारित अपेक्षित स्तर में अंतर होता है। शिक्षण कार्य के पूर्व शिक्षक को क्या तैयारी करनी चाहिए? तो शिक्षण कार्य के पूर्व शिक्षक को अधिगम स्तर एवं लर्निंग आउटकम की सूची, समूह निर्धारण एवं समय सारणी तैयार करनी होगी। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र के विषयवार नमूने ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के किस भाग में दर्शाए गए हैं? तो भाग 4 में ये दर्शाए गए हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान क्या करना चाहिए? तो कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के कार्यों का अवलोकन एवं बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। भाग 4 में कितने परिशिष्ट हैं? तो भाग 4 में 5 परिशिष्ट हैं। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। ध्यानाकर्षण शिविर के चतुर्थ सप्ताह में हम किन किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे? तो इसमें प्रयोग करेंगे शैक्षिक गतिविधियां या नवाचार, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत इत्यादि। ध्यानाकर्षण शिविर के प्रथम सप्ताह में किन किन तकनीकों का प्रयोग करेंगे? तो प्रथम सप्ताह में जो प्रयोग करेंगे वे हैं संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण, बैठक व्यवस्था या कक्षा प्रबंधन, रोचक प्रस्तावना। ध्यानाकर्षण शिविर में लर्निंग आउटकम का सह संबंध किससे बनाए रखेंगे? तो इसका आंसर है पाठ्य पुस्तकों से, कार्य पुस्तिका से, अन्य आवश्यक सामग्री से। ध्यानाकर्षण शिविर में परिवेशी संसाधनों का उपयोग एवं शैक्षिक भ्रमण तकनीक का प्रयोग कब करेंगे? तो इसका आंसर है कि इसका प्रयोग सप्तम सप्ताह में करेंगे।
एक आदर्श कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 5 से 10% तक होनी चाहिए। आकलन के दो मुख्य कौन कौन से तत्व हैं? तो आकलन के दो मुख्य तत्व हैं ध्यानाकर्षण और संवर्धन। जैसे जो बच्चे स्लो हैं उनके लिए ध्यानाकर्षण और जो बच्चे तीव्र गति वाले हैं उनके लिए संवर्धन होना चाहिए। तो ये थे ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट।